हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 हिंदी पार्ट 4 यानी चैप्टर 4 जागरण गीत का ऑल क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। ठीक है, जिसके पहले मैंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया है, इन पंक्तियों का अर्थ पूरा हिंदी में अच्छे से समझा दिया है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को पहले देख सकते हैं ताकि आपको ये पूरी कविता जो है समझ में आ जाए। देन आप क्वेश्चन आंसर्स में आइए तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग नंबर 1 में आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जागरण गीत कविता के कवि हैं। ऑप्शंस हैं माखनलाल चतुर्वेदी, महेश्वरी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जागरण गीत कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट है ख नंबर, कवि इस कविता द्वारा कैसे लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस पोएम को पढ़िएगा और इसका अर्थ भी समझिएगा। उस पोएम में आप लोग को समझ में आ जाएगा। और कवि ने ये पहले ही मेंशन कर दिया है कि मैं यहाँ पर देखिए जो वास्तविक यहाँ पे, हाँ ये रहा, कवि ऐसे लोगों से कहता है कि तुम जागो, कर्मशील बनो, तुम पाओगे कि सारी दुनिया तुम्हारे साथ है। और ठीक उसी के ऊपर का लाइन देखिए कि लोगों को जगाने का प्रयास किए जो वास्तविकताओं से मुंह मोड़कर सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शंस क्या क्या है, वास्तविक जीवन वाले को, कल्पनात्मक जीवन वाले को, कर्मशील जीवन वाले को, या निराश जीवन वाले को। तो सही ऑप्शन होगा नंबर 2, कल्पनात्मक जीवन वाले को। ओके, ये बन गया हमारा दोनों। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो उदयाचल और अस्ताचल शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उदयाचल और अस्ताचल शब्द का अर्थ क्या है मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग जब लिखिएगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके लिखिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए उदयाचल का अर्थ है पूर्व दिशा में स्थित वह काल्पनिक पर्वत जहां से सूर्य उदित होता है। ये द है, ठीक है। वह काल्पनिक पर्वत भी लिख सकते हैं, कल्पित पर्वत भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो उदयाचल का अर्थ है पूर्व दिशा में स्थित वह काल्पनिक पर्वत जहां से सूर्य उदित होता है। यह जीवन में प्रगति का प्रतीक है। अस्ताचल का अर्थ है पश्चिम का वह कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य का अस्त होना माना जाता है। ओके, ये नंबर क हो गया। अब हम लोग नंबर ख में आते हैं। तो नंबर ख देखिए, विपत्त होने का आशय क्या है। तो इसका भी आंसर आप लोग देखिए, विपत्त होने का आशय राह भटकने से संबद्ध है। आई रिपीट, विपत्त होने का आशय राह भटकने से संबद्ध है। ओके, देन नंबर 3, कल्पना में उड़ने से कवि का क्या तात्पर्य है। कल्पना में उड़ने का अर्थ वास्तविक जीवन से मुंह मोड़कर कल्पनाओं की दुनिया में जीने से संबद्ध है। एक बार और बताती हूँ, कल्पना में उड़ने का अर्थ वास्तविक जीवन से मुंह मोड़कर कल्पनाओं की दुनिया में जीने से संबद्ध है। ठीक है, यानी कि कवि हमें इमेजिनेशन से बाहर निकलने के लिए बोल रहा है, रियलिटी का सामना करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो कल्पना में उड़ने का अर्थ वास्तविक जीवन से मुंह मोड़ लेना, कल्पनाओं की दुनिया में जीना, है कि नहीं। नेक्स्ट है, मझधार से कवि किसको और कैसे पार लगाएगा। ठीक है, तो मझधार से कवि लोगों को पार लगाएंगे। वह अपनी कविता के द्वारा लोगों में वह प्रेरणा भर देंगे कि वे जीवन संघर्ष को पार कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ, मझधार से कवि लोगों को पार लगाएंगे। वह अपनी कविता के द्वारा लोगों में वह प्रेरणा भर देंगे कि वे जीवन संघर्ष को पार कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा घ नंबर। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर मेरा राइटिंग आप लोगों को अच्छा ना लगे तो। ठीक है, क्योंकि मैं लिखती हूँ ना तो मतलब लिखते लिखते हाथ दर्द करता है, सो दैट्स वाई कभी कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा और पॉज कर करके अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आती हूँ नंबर 3, बोधमूलक में। बोधमूलक प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि किसे जगा रहा है तथा उन्हें क्या हिदायतें दे रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में यानी कवि किसे जगा रहा है तथा उन्हें क्या हिदायतें दे रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका भी आंसर बताती हूँ। ये देखिए, इसका आंसर आप लोग ध्यान से देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि उन लोगों को जगा रहे हैं, प्रस्तुत कविता में कवि उन लोगों को जगा रहे हैं जो वास्तविक स्थितियों से मुंह मोड़कर कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं।
कवि उन्हें हिदायत दे रहा है कि अब कल्पना छोड़कर वास्तविक जीवन जीने का प्रयास करें, अपने को पतन की ओर नहीं प्रगति की ओर ले जाएं, प्रयत्न करने से वे पीछे ना हटें, आकाश छोड़कर धरती पर अपनी निगाह रखें, कर्मठ कर्तव्य परायण बने, अज्ञान की नींद छोड़कर सजग सावधान बने। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर क का पूरा आंसर। अब मैं आती हूँ नंबर ख में। नंबर ख, मानव मन की किन संकीर्णताओं का वर्णन पाठ में हुआ है उसका वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप लोग, यहाँ पे है, ध्यान से देखिए। कवि ने मानव मन की अनेक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। आज लोगों के मन में जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब को लेकर संकीर्णताएं बनी हुई है, लोगों में हीन भावना बनी हुई है, उनके मन को नाना प्रकार के सामाजिक बंधन, रूढ़ियां, अंधविश्वास जकड़ रखे हैं। जब तक मन में साहस शक्ति का संचार नहीं होगा, आत्मबल नहीं बढ़ेगा, तब तक वह प्रगति मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब कवि ने मानव के मन की जो संकीर्णता होती है, संकीर्णता का अर्थ क्या होता है? क्षुद्रता, ओछापन, तंग दिली, ठीक है, इसकी ओर संकेत किया है। और कवि यह कह रहे हैं कि आजकल लोगों के मन में जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब इन सब को लेकर बहुत ही हीन भावना बनी हुई है, उनके मन में नाना प्रकार के सामाजिक बंधन है, अंधविश्वास ने उन्हें जकड़ रखा है। तो जब तक हम अपने मन से इन सारी चीज़ों को नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे मन में साहस शक्ति का संचार नहीं होगा, हमारा आत्मबल भी नहीं बढ़ेगा, तो हम प्रगति के मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकते हैं, है ना। यही कहा गया है इन पंक्तियों में और इस पाठ में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। नंबर ग, कवि लोगों को क्या करने और क्या न करने का संदेश दे रहा है। तो इसका आंसर होगा, कवि लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि वे सजग सावधान होकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, कल्पना लोक में विचरना बंद कर वास्तविक जगत में रहें, मन में केवल कल्पनाएं न करें, वास्तविक जीवन के बारे में मन की संकीर्ण रूढ़ियों के बंधन को तोड़कर उदारवादी तथा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। ये हो गया ग नंबर। अब हम लोग आ जाते हैं घ। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 है, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। तो इसका अर्थ मैं बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि वह लोगों को प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रस्तुत है। कवि लोगों के मन में शक्ति, साहस का संचार कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि वे आलस्य, अकर्मण्यता छोड़कर कर्तव्य परायण बने, कल्पना छोड़कर वास्तविक धरातल पर जिए। ठीक है, ये घ का 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर, शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। अब इसका अर्थ मैं आप लोगों को बताती हूँ। कवि कहते हैं कि देखिए यहाँ से कवि लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि वे जिसे कांटा समझ रहे हैं उसे वे फूल बनाने के लिए प्रस्तुत हैं। वे लोगों के दुख को दूर कर उसे सुख के रूप में बदलना चाहते हैं। इसलिए कवि ने स्पष्ट किया है कि बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना ही सुख नहीं है। इस झूठे सुख में नहीं पड़ना चाहिए। साहस के साथ कठिन से कठिन कर्तव्य का निर्वाह करना ही सच्चा सुख है। सच्चा सुख उत्तरदायित्व के निर्वाह में ही मिलता है। हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ बोध मूलक सारा क्वेश्चन आंसर्स। अब हम लोग भाषा बोध में आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो पहले है प्रगति, अरुण, शूल, श्रृंखला, पतवार। मैंने लिखा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रगति जिसका अर्थ होता है उत्थान। इसका वाक्य देखिए, कर्मठ बनकर ही मनुष्य जीवन में प्रगति कर सकता है। अरुण, अरुण का अर्थ लाल भी होता है और सूर्योदय की लालिमा भी होती है। तो मैंने लिखा है सूर्योदय की लालिमा। अब इससे वाक्य देखिए, सुबह अरुण की लालिमा पूरे आकाश को सुंदर बना रही थी। ठीक है, ये हो गया अरुण का। तीसरा है शूल। शूल मीन्स कांटा। पैर में शूल चुभ जाने के कारण वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। हो गया। अच्छा, अब चौथा है हमारा श्रृंखला, है ना। श्रृंखला, श्रृंखला देखिए, श्रृंखला का अर्थ होता है बंधन। हमें सभी कुरीतियों की श्रृंखलाओं को तोड़ देना चाहिए। उसके बाद है पतवार। पतवार यानी नाव को दिशा देने वाला यंत्र। तो मल्लाह ने पतवार घुमाकर नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया। ओके, अब है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। आकाश, कल्पना, दुख, गुरु, फूल। तो आकाश का पाताल विलोम शब्द, कल्पना का यथार्थ, दुख का सुख, गुरु का लघु और फूल का शूल। फूल मीन्स फ्लावर और शूल मीन्स कांटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलोम शब्द। अब है
पाठ से प्र, वी, अ, सम, उपसर्ग लगे शब्द को चुनकर लिखिए। तो मुझे जो जो मिला मैंने लिखा है। तो प्र से प्रगति, वी से विपथ, बुक में है, अ से अतल, असम से संकीर्णताएं। हो गया गौ नंबर। अब घ नंबर देखिए। अच्छा, घ नंबर में है पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, धरती, फूल, सिंधु। तो ये सारा भी मैंने कंप्लीट किया। ये देखिए पर्यायवाची शब्द। नभ से हो जाएगा आकाश, गगन, आसमान। धरती से हो जाएगा धरा, पृथ्वी, भू। फूल से हो जाएगा पुष्प, सुमन, कुसुम। और सिंधु से हो जाएगा सागर, समुद्र, रत्नाकर। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।